नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या फिर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। ये एक व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था, केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति का आज गठन कर दिया है। ये समिति देश में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर कानूनी से लेकर संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी। हालांकि समिति का स्वरूप क्या होगा, अब शुरू करने से पहले आइए एक बार फिर आपको बताते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से कई बार इस विषय को लेकर चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर एक देश एक चुनाव की जोरदार वकालत भी की है। आइए सुनते हैं पीएम ने समय समय पर क्या कहा। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे, देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए। और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, वो एक समय के लिए नहीं होती है, अविरत होनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया। और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। और आइए देखते हैं क्या कहना है राजनीतिक पार्टियों का भी, जब आज सरकार ने एक समिति का गठन किया जो इसको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पर अध्ययन करेगी। इसके संवैधानिक पहलुओं पर भी, कानूनी पहलुओं पर। प्रक्रिया की बड़ी शुरुआती एक तरह से पहले कदम के तौर पर अगर देखा जाए तो उस पर क्या राजनीतिक पार्टियों का कहना है? अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? 3 कमेटी रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी हैं और वो 3 कमेटी रिपोर्ट्स बहुत स्पष्ट तरीके से कहती हैं कि 5 अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। 5 अमेंडमेंट्स में लोकसभा और राज्यसभा में 3/4 सबको सहमति होनी चाहिए। फिर ये स्टेट असेंबलीज में जाएंगे। स्टेट असेंबलीज में ये आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, तब ये पारित होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है। वन इलेक्शन
की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। ये संभव नहीं है क्योंकि डिफरेंट राज्य हैं, लगभग 29 राज्य में अलग अलग समय पे इलेक्शन होती है। किसी राज्य में आज हो रही है, किसी में 2 साल बाद है, किसी में 3 साल बाद है। वहाँ एक इलेक्शन करवाना मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि 1952 से लेकर 1967 तक एक देश एक चुनाव की ही प्रक्रिया में चुनाव हुआ करते थे और उसके बाद से इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे करके, जब हमने देखा कि कई मौकों पर विधानसभाएं भंग हुई और फिर उसके बाद 1970 में लोकसभा भंग हुई और फिर ये पूरी जो एक प्रक्रिया थी ये वहां पर जाके खत्म हुई। आज अगर इस पे चर्चा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री का कहना है इस पे एक विचार मंथन अध्ययन होना चाहिए, इस पे मंथन होना चाहिए, जनता के बीच ये सवाल जाना चाहिए, क्योंकि इस सवाल से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जो जनता के हितों से भी जुड़े हैं। मसलन कि इस पे करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं समय समय पर चुनाव कराने में। हमारे देश में हर साल 3 से 4 राज्यों में चुनाव होते हैं, तो ऐसे समय में जब जितना पैसा लगता है, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल होता है, संसाधनों का इस्तेमाल होता है, तो उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और इस पे एक लंबी प्रक्रिया रही है जिस पर अध्ययन भी हुआ है कि क्यों नहीं देश में एक ही बार में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव किया जाए। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बताते हैं हमारे साथ 5 मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिवम जी, आपका बहुत स्वागत है। फखरुल हसन चांद जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस लीडर, आपका स्वागत है। सौरभ दुबे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हरिशंकर जैन, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट संविधान के ज्ञाता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले, क्योंकि समिति का गठन हुआ है, लेकिन उस समिति के गठन के आगे की क्या प्रक्रियाएं रहेंगी, यानी कि कितने दिन की समय सीमा दी गई है, कब रिपोर्ट सौंपनी है, कितने सदस्य हैं, इन सब पे अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। तो उसकी जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी शैलेंद्र, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, क्या अभी तक समिति के गठन से आगे की कोई भी चर्चा बाहर आई है? नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, क्योंकि कितने सदस्य होंगे, क्या कब तक इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, इन सब बातों पर अभी स्पष्टता नहीं है। देखिए, जब समिति की गठन की खबर आई और तब इस बात के प्रयास किए गए कि बाकी सदस्य कौन से हैं, तब ये जानकारी दी गई कि अगले 24 घंटे में सब कुछ सामने आ जाएगा, आधिकारिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, समिति के सदस्य और कौन कौन से हैं उनकी जानकारी दे दी जाएगी। कहा गया है कि इसमें एक्सपर्ट शामिल होंगे जो इस एक तरह से विशेषज्ञ हैं। तो ये सभी को इंतजार है कि और कौन कौन से सदस्य होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी है उनके अलावा, और ये कहा जा रहा है कि ये समिति एक तय समय में रिपोर्ट सौंपेगी और संकेत भी स्पष्ट तौर पर संसदीय कार्य मंत्री ने दिए हैं कि देखिए, ये जो चर्चा है, हम जानते हैं कि एक देश एक चुनाव जिसकी अब एक चर्चा ज्यादा शुरू हुई इस समिति के गठन के बाद, दरअसल ये कोई ऐसा नहीं है कि आज समिति का ऐलान हुआ और कल से ये लागू हो जाएगा। इस पर एक चर्चा हो, इस पर संसद के अंदर बहस होगी और तमाम प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में जो एक बयान आ रहा है विपक्ष की तरफ से, वो इतनी घबराहट में क्यों है? तो दरअसल संकेत स्पष्ट तौर पर मिले हैं कि 24 घंटे के अंदर समिति के सदस्यों का, उसके कार्यकाल का ऐलान कर दिया जाएगा, उसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जी शैलेंद्र, धन्यवाद अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। और आइए सीधे रुक करेंगे स्टूडियो में अपने मेहमानों के साथ। शिवम जी, आप ही के पास सबसे पहले आना चाहेंगे। एक दिन पहले विशेष सत्र की घोषणा कि 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र होगा और अगले दिन एक देश एक चुनाव पर समिति गठित की जाती है। क्या इन दोनों का आपसी कोई संबंध देखा जाए? देखिए ऋतु जी, आप तो बड़ी पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो शायद आपको भी रहती होगी, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। और जहां तक बात दोनों के संबंध की है, मुझे लगता है आने वाले समय में एक मीटिंग होनी ही है, तो जब होगी उसके बाद सारी चीजों की क्लैरिटी आएगी। लेकिन इतना जरूर है, अगर आज के विषय की बात करें खास तौर पर, तो उसमें ये साफ है कि
एक राष्ट्र और एक चुनाव होना ही चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन की एक बात है। और आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, मैं शुरुआत से देख रहा था, काफी एनालिसिस उसमें थे और वो बहुत बेहतर बात है। भाई इस देश में जब ये देश आजाद हुआ, 1952 में चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा के साथ, 57 में लोकसभा विधानसभा साथ हुआ, 62 में लोकसभा विधानसभा साथ हुआ, 67 में लोकसभा विधानसभा साथ हुआ, 69 से 70 के बीच में, 71 के बीच में आपने जो है कुछ विधानसभाएं भंग की। उसके बाद आपने समय से पहले जो है चुनाव लड़ा लोकसभा का, जिसमें आपने कहा कि गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी वो अलग बात है, लेकिन इंदिरा जी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से आ गई और उसके बाद से ये देश हर 3 महीने में चुनाव में चला जाता है। ये देश के लिए अपने आप में देश के रिसोर्सेस का बहुत ही बड़ा नुकसान है। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत फायदे का विषय हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर देखूं तो 1952 में इस देश में 11 करोड़ रुपए में चुनाव हो गया। 2019 के चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट कहती है कि अकेला लोकसभा का चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 1999 में वीबी हाउस की एक वीबी कमीशन की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया और उसमें पूरा एक आर्टिकल लिखा गया और उसने कहा कि इस देश में इस समय विधानसभा और लोकसभा चुनाव और सभी चुनाव एक साथ करने की बेहद आवश्यकता है। मुझे लगता है 2019 में मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में बैठक बुलाई थी। विपक्ष अगर इस मुद्दे को इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा टाइम एंड अगेन बोलने के बाद भी अगर पिक नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है वो उनको अब इस समय पर इसमें इस तरीके से परेशान होना और इस तरीके से बहुत ज्यादा हड़बड़ाना स्वाभाविक है। लेकिन ये एक देश के लिए बड़ा मुद्दा है और चुनाव से पहले हो या बाद, आज तक हमने कोई भी ऐसा मुद्दा 2014 के बाद से देखा नहीं है जिसमें विपक्ष एक तरह से हमारे साथ रहा हो। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इस पर एक पॉजिटिव रवैया अगर विपक्ष का रहेगा तो मुझे लगता है ये देश के लिए भी बेहतर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी विजय जी हमारे साथ हैं। विजय कौशिक जी, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मसला नहीं है, बात यह है कि ये देश हित में इस कदम को देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये एक प्रक्रिया की शुरुआत है, इसमें विचार विमर्श होगा, इसमें संवैधानिक पहलुओं को समझा जाएगा, कानूनी पहलुओं को समझा जाएगा। तो किसी ऐसे मसले पर जिसमें देश की जनता का भी एक तरह से करोड़ों रुपए नुकसान होने की अगर बात की जा रही है और जनता के फायदे से जुड़ी अगर चीजें हैं, तो उस पर चर्चा में हर्ज क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि माननीय मोदी जी का ये कदम मध्य प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों को देखते हुए उठाया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसके द्वारा मोदी जी तानाशाही की तरफ एक और कदम फिर बढ़ा रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। जिस समय का ये कहते हैं कि 1952 से लेकर 1967 तक इस देश में एक ही चुनाव व्यवस्था थी, सारे चुनाव इकट्ठे होते थे, तो इन्हें मैं बताना चाहता हूं कि उस समय ईवीएम नहीं थी। हमारी शंका यह है कि अगर ईवीएम की स्थिति में इस देश का सिस्टम किसी के भी, चाहे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद हम इस व्यवस्था को लागू करें और हम ही कुछ गड़बड़ करा दें, तो निश्चित तौर पर सारी संस्थाएं, सारा सिस्टम पूरी तरह से किसी एक पार्टी के कंट्रोल में आ जाएगा। विजय कौशिक जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। आप एक नेशनल चैनल पे ये कह रहे हैं कि कल अगर आप सत्ता में आए तो आप ईवीएम में गड़बड़ करा दें और आप चुनाव प्रभावित करा दें। आप इस तरह की बात कर रहे हैं। जब तमाम विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम राजनीतिक पार्टियों को 2-2 बार न्योता देके उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया, आपसे कहा कि आप इसको फेल करिए, आप साबित करिए कि ईवीएम एक तरह से सही नहीं है, ईवीएम गलत नतीजे दे रही है, उसमें आप फेल हो गए। लेकिन आज आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि आप सत्ता में रहेंगे, अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो आप ईवीएम को प्रभावित कर देंगे। सर, आप समझ रहे हैं आप किस बात को कह रहे हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से समझ रहा हूं, क्योंकि अगर ये आरोप में मौजूदा सरकार पर लगा था तो आप विश्वास न करते। अपनी उस बात की सत्यता को साबित करने के लिए ये आरोप मैंने खुद पर ही लगाए हैं। मुझे ये बताइए, खुद पर लगाए तो राजस्थान के चुनाव दोबारा करा देते। सुन तो लीजिए, तो राजस्थान के चुनाव दोबारा करा देते। देखिए विजय कौशिक जी, हम यहाँ एक चर्चा कर रहे हैं, एक सार्थक चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन तो चर्चा करना चाहते हैं तो सुन लीजिए मेरी बात। क्या हम क्यों नहीं चाहते? मैं तो सुन ही रही हूँ आपकी बात। अब आप कह रहे हैं कि मैंने सरकार पे नहीं ये इल्जाम लगाया, तो राजस्थान के चुनाव दोबारा कराने का आप प्रस्ताव कर देते सर, एक बार फिर इलेक्शन ईवीएम टेस्ट हो जाती। अब जरा सुन तो लीजिए मेरी बात। हाँ बताएं। कई देश ऐसे हैं जहां ईवीएम से चुनाव होते थे, वो भी बैलेट पेपर पर आ गए। हम भी यही चाहते हैं कि अगर सरकार एक देश और एक चुनाव चाहती है तो बैलेट पेपर पर होने चाहिए। उससे क्या है कि ये इस तरह की तानाशाही किसी भी तरह की होने की संभावना नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो सरकार की नीति है वो बगल में छोरी मुंह में राम राम वाली है। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आ गए। मोदी जी ने कहा कि भी 18% से ऊपर जीएसटी नहीं होना चाहिए, 28% विजय जी यहाँ हम एक नेशन एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको टोकूंगी तो आप कहेंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, फिर आप ये कहेंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे देश ईवीएम से बैलेट पेपर में चले गए हैं वापस, आप इसका जिक्र कर रहे हैं। आप भारत को नहीं देख रहे कि 75 साल में भारत बैलेट पेपर से निकल के 21वीं सदी की तरफ आगे बढ़ते हुए, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते हुए, वो ईवीएम के इस्तेमाल में किस तरह से और ज्यादा बेहतर हो सकता है इसकी तरफ सोचे, बल्कि आप कह रहे हैं बैलेट पेपर पे वापस जाएं। शिवम, मैं आपके पास आऊंगी। शिवम, एक बार सबकी आपत्तियां भी ले ली जाए। फखरुल हसन चांद भी बैठे हुए हैं। जी फखरुल साहब, क्यों नहीं हम इसके लिए तैयार हैं? ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो देश में कभी नहीं हो रही थी, और इसमें हो सकता है क्षेत्रीय पार्टियों के तमाम वो हित हों जिन्हें वो सामने रखना चाहें, तो इस पे मंथन होगा, इस पे विचार होगी, इस पे चर्चा होगी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें सर। नहीं, मेरे तरफ से तो अनम्यूट ही है। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। जी कहिए। रितु जी, देखिए ऐसा है ना कि चिंता और घबराहट में बड़ा फर्क होता है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को समझ लेना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बदलाव करना चाहती है, समाजवादी पार्टी ने पहले कहा कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं तो उस पर चर्चा कीजिए, समाजवादी पार्टी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप दो पार्टी की व्यवस्था करना चाहते हैं, आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहते हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र में संशोधन करके आप ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। और आप जब सुधार की बात करते हैं, चुनावी सुधार की बात करते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि घोसी विधानसभा पे आपने एक भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के विधायक को तोड़ने का काम किया और वहां पे बाई इलेक्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश में आपने क्या किया था? आपने विधायकों का इस्तीफा दिलवाया था, और इस्तीफा दिलाने के बाद फिर से वहां पे चुनाव हुआ था। वो जनता पे बोझ नहीं पड़ा था। और अगर किसी प्रदेश में कोई सरकार बहुमत नहीं ले आ पाती है, तब वहां चुनाव कैसे होगा? क्या अगर कोई सरकार 1.5 साल का कार्यकाल पूरा करती है तो उसका 3.5 साल का बचे हुए कार्यकाल का क्या होगा? ये वो सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी जिनका जवाब नहीं देना चाहती। हमारी समाजवादी पार्टी की चिंता केवल इसी बात की है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात है और उसमें कोई छुपा हुआ एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में तो आप एक दल को तोड़ के उसमें विधायकों का इस्तीफा दिलाते हो, आप फिर वहां पे चुनाव कराते हैं। दूसरे राज्यों में भी आपने इसी तरीके के उदाहरण है जो आपने पेश किए। उत्तर प्रदेश पे भी बाई इलेक्शन अभी चल रहा है, वो भी वही उदाहरण है। क्या कारण है कि दारा सिंह का समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनसे इस्तीफा दिलाया गया, उनको भाजपा में शामिल करा गया और अब वहां पे चुनाव हो रहा है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती कि इस देश में केवल 2 राजनीतिक दल रहे और वही जो है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी जो हमारी आपत्ति है, जब वो कमेटी बैठेगी, आपत्ति मांगेगी, तो हम उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे। किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के छुपे हुए एजेंडे को समाजवादी पार्टी पूरा नहीं होने देगी। ये हमारी चिंता है, घबराहट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से डरते नहीं है। हम नेताजी की पार्टी वाले लोग हैं, हम लड़ना जानते हैं। जी, इससे पहले कि हम हरिशंकर जैन जी के पास जाएं और इसके संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को समझे, शिवम जी आप पे कई आरोप लगाए हैं फखरुल जी ने, तो हम चाहेंगे कि उसका जवाब आप दे दें, फिर हम हरिशंकर जैन जी का रुख करेंगे। देखिए रितु जी, आपको याद होगा, मुझे समाजवादी पार्टी का एक प्रसंग याद आता है कि जब इस देश ने वैक्सीन बनाई थी तो इनके एक एमएलसी ने कहा था कि ये वैक्सीन मत लगाना वरना इंपोर्टेंट हो जाओगे आप। ये आदमी बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं चाहते अपना, कह रहे 2 पार्टी का सिस्टम ना कर दे कहीं। अरे भैया, आप लोकतंत्र में रहते हैं। शुरुआत के 20 साल ये देश ऐसे ही लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ करवा के ही यहां तक आगे आया है। तब भी 2 पार्टियों वाला मसला नहीं था, आगे भी नहीं होना है और आने वाले समय में भी नहीं होना है। और आपके सांसद हैं ना लोकसभा में, माना कम है, जो साइकिल पर आ जाए इतने ही हैं, लेकिन बावजूद उसके एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है सदन चलने से पहले। वहां पर सारे विषय रखे जाएंगे, चीजें रखी जाएंगी। ये विषय है भी या नहीं वो तो एक अलग विषय है। और एक अंत में ये कांग्रेस वाले जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि देखिए पुराने जमाने में बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और पुराने जमाने में जो है जितने और भी बाकी देश हैं वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। विजय कौशिक जी, पुराने जमाने में तो हड़प्पा संस्कृति में लोग पत्ते पहनकर आते थे। ये जो आप ये एकदम क्रीज वाले बढ़िया कपड़े पहन के बैठे हैं, उनको छोड़ देंगे क्या?
ये शानदार इंटरनेट के माध्यम से आप डिबेट करने में लगे हैं, यहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग है। पुराने जमाने में तो बहुत सारी चीजें होती थी, तो चलिए जाइए पहले पत्ते पहन कर आइए। कैसी बेवकूफी भरी बात है। दुनिया अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही है। 21वीं सदी में हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 21वीं सदी में हम एआई की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि हम पत्ते पहन के आना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम बैलेट से करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आपने ऋतु जी सही सवाल उठाया, वो बैलेट पेपर से इसलिए चुनाव कराना चाहते हैं क्योंकि उनका तो इतिहास है ना बैलेट चुराने का। इस देश में एक प्रधानमंत्री जी के समय में लगा था ये आरोप। हाईकोर्ट ने एक सदस्यता खत्म कर दी थी इस देश के प्रधानमंत्री की, जब कह दिया था कि चुनाव में बहुत ज्यादा धांधली हुई है। तो ये चाहते होंगे कि शायद धांधली हो जाए। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, ईवीएम को लेकर इस देश के चुनाव आयोग ने कम से कम 2 बार तो ब्रीफिंग की ही है, उसके अलावा एक बार डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है, और तमाम जगह पर ये चीजें हुई हैं। जब जब ईवीएम पर जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, कांग्रेस या फिर विपक्ष का कोई एक व्यक्ति जाकर अपना एक पॉइंट साबित नहीं कर पाया। मुझे लगता है ये फालतू की बातें, अनर्गल बातों का कोई समय नहीं है। आप दिल्ली जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, राजस्थान जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, छत्तीसगढ़ जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, हिमाचल जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, बंगाल जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है। लेकिन एक राष्ट्र में एक चुनाव करने की अगर हम बात करें तो ईवीएम खराब। मुझे लगता है इससे मतलब अच्छा तर्क कांग्रेसी राहुल गांधी की पार्टी वाला कोई व्यक्ति और दे ही नहीं सकता। बेसलेस है। बट मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के शायद अगर इनके पास कोई तर्क है जिससे वाकई फर्क पड़ता है, उस पर डिस्कशन जरूर होना चाहिए। हरिशंकर जी, राजनीतिक पार्टियों की चिंताएं अपनी हो सकती हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर और कानूनी तौर पर भारत में इस वक्त जब ये कहा जा रहा है कि भारत में जरूरत एक देश एक चुनाव की है, ये कितना संभव है? क्या जटिलताएं, क्या चुनौतियां हैं? देखिए, ये आइडिया एक देश एक चुनाव, ये लोक हितकारी है। इसके पीछे जनता को विकास की भावना और बार बार कष्ट ना हो इसकी भावना है। मैं 1 मिनट आपसे क्षमा चाहते हुए चाह रहा हूं कि जो मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात सुन रहा था, विपक्ष सही है, विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए, पर विपक्ष को अंधा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल अंधे हुए हैं, जो चीज है ही नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, वो आप बात कर रहे हो। तो इस तरह गैर जिम्मेदाराना विपक्ष देश के लिए खराब है। ऐसे विपक्ष की जरूरत देश को नहीं। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। देखिए, संविधान के अंतर्गत कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसके तहत चुनाव एक साथ ना हो सके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन को पावर है देश में चुनाव कराने। एक केवल व्यवस्था आएगी और एक दिक्कत आएगी जिसके लिए मैं समझता हूं संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी कि अगर मान लीजिए बीच में एग्जाम्पल ले लीजिए ABCD, मैं नाम नहीं लूंगा तो नाम लेते ही यहाँ पॉलिटिकल लाठी शुरू हो जाएगी। ABCD किसी स्टेट में बहुमत न होने की वजह से कोई सरकार गिर जाती है। मान लीजिए 2023 में इलेक्शन हुआ और 1 साल बाद वो बहुमत खो देती है और हमारे हाथ में शासन हो जाता है। तो संशोधन करके संविधान में ये कहना पड़ेगा कि जब तक नेक्स्ट इलेक्शन का समय नहीं आता तब तक वहां राष्ट्रपति शासन रहेगा। दिस अमेंडमेंट विल बी रिक्वायर्ड। एक ही अनुमति है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिल्कुल तय है कि लोक हित में है, जनता के हित में है। देखिए, आचार संहिता लग जाती है, सब काम रुक जाता है, सारे पुलिस और जितने ऑफिसर्स हैं सबकी ड्यूटी लग जाती है, स्कूल वगैरह सब बंद हो जाते हैं, सारे बहुत सी दिक्कतें होती हैं। अगर चुनाव वाकई में बड़ा आइडियल है कि मैं तो ये कह रहा हूँ, लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम अगर तीनों एक साथ हो, 3 टायर का इलेक्शन, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, नगर निगम का इलेक्शन आप देखती होंगी, यूपी है, बंगाल है, बिहार है, कई जगह 6 महीने 8 महीने डिले हो जाता है क्योंकि वहां इलेक्शन कमीशन प्रभावी नहीं है। और जो पंचायत इलेक्शन है उसमें संविधान में कोई स्पष्ट ज्यादा व्यवस्था नहीं है, तो कुछ सरकार पर डिपेंड करता है। पर अगर यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कराने दे दिया जाए तो आज स्थिति बदल जाएगी। वहां भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन समय क्या क्या होता है और कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी पार्टी बंदी होती है, लोग
विभेद होता है और उसकी वजह से क्राइम होते हैं। इन सब को रोकने के लिए जरूरी है कि 3 टायर इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, 3 एक साथ। पर ठीक है, अगर फिलहाल हम पंचायत को नहीं ले सकते हैं तो लोकसभा, विधानसभा तो साथ ले ही सकते हैं। और मेरा कहना ये है, मैं रिपीट कर रहा हूं जी, एक ही दिक्कत है कि अगर आज आपने चुनाव करा दिया, बहुमत आ गया, 4 साल 5 साल शासन रहता है, टाइम तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में सरकार किसी वजह से गिरती है तो राष्ट्रीय शासन होगा, और वो राष्ट्रीय शासन कितने दिन चलेगा? क्योंकि संविधान के तहत 3 साल मैक्सिमम पीरियड है। मान लीजिए 1 साल बाद गिर जाती है तो 3 साल राष्ट्रीय शासन, फिर 1 साल क्या होगा? तो संविधान में उस पॉइंट पर एक संशोधन चाहिए होगा। और मैं समझता हूं कि देश के लोग जागरूक हैं, विधानसभा सत्र चल रहे हैं, सारे विधानसभाएं तुरंत अपना सत्र बुलाकर इसको पास कर सकती है और कह सकती है कि हाँ, राष्ट्रीय शासन उस हालत में रहेगा। जैन साहब, संविधान में जो संशोधन की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 367(2) के अनुसार के ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की भी जरूरत होती है। जी हाँ, होगी। इसी में कह रहा हूं, राज्यों में 2 मिनट काम है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य है तुरंत असेंबली का इलेक्शन, जैसे लोकसभा का सत्र बुलाया गया है, तुरंत सत्र बुला सकते हैं, उसमें पास हो सकते हैं। और एक बात और बताऊं, ये जो कहना है कि मोदी जी से तानाशाह बन जाएंगे, ये तानाशाह नहीं, ये लोग पागल पर दिवालियेपन कहता है। कैसे तानाशाह बन जाएंगे? अगर लोकसभा, विधानसभा का इलेक्शन एक साथ होता है तो ये दिवालियेपन कहता है। मैं तो कहता हूँ कोई पागल आदमी बात को कह सकता है, क्यों तानाशाह बन जाएंगे और देश ऐसा हो जाएगा वैसा। इन सब बातों को देखिए, आपने जो बुलाया है एक संवैधानिक प्रश्न बात करने बुलाया है जी, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बुलाया है जी, कि हम अपनी बात निकाले जी। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी जो अपनी आपत्तियां हैं उसे सामने रख सकते हैं। सौरभ दुबे जी, मेरे पास भी कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए दिल भरा हुआ है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर मैं नहीं कह रहा हूँ। इन लोगों ने देश को लूट कर बर्बाद कर दिया जी। आप संविधान पहलू तक ही, संविधान पहलू को ही इस सिलसिले में रखे। जैन साहब, सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, क्या चिंता 1 नेशन 1 इलेक्शन है, या चिंता ये है कि ठीक एक दिन पहले स्पेशल सेशन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और फिर ये सामने आया है? आखिर चिंता राजनीतिक पार्टियों की दिख क्या रही है? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज इस पे चर्चा हुई है, समिति आज गठित की गई है, जिसका मतलब है कि इस पे प्रक्रिया भी चलेगी। बिल्कुल, देखिए अभी तो क्या है, ये जो चुनावों का मकड़जाल है, चुनावों का चक्रव्यूह है, हर 2 महीने बाद चुनाव, 3 महीने बाद चुनाव, जनता की गाढ़ी कमाई इसके अंदर लगती है, इतना करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं जनता के हित में, देश के हित में काम करना बहुत आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री जी इसी पर कार्य कर रहे हैं। अब आप अगर समाजवादी की पार्टी जी इनकी बात सुनिए तो 2019 में रामगोपाल यादव जी ने सब बढ़ चढ़ करके इस बात को कहा था, 2019 में इन्होंने बात की थी। ठीक है, सभी पार्टियों को कहना चाहिए, लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर इसमें चुनाव होते हैं तो अभी क्या समाजवादी पार्टी को लोकसभा, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाए विधानसभा एक साथ लोकसभा, तो उनको फायदा नहीं होगा, वो आगे कूद के आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो 2027 तक वहां चुनाव नहीं होने, लेकिन अगर अगले साल चुनाव हो तो सबसे पहले आ जाएंगे आगे। तो इसमें देखिए सारी राजनीतिक पार्टियों से बड़ा देश हित और जनता हित है। आप एक बात समझिए, 1967 जब लास्ट हुआ था तब तक पॉपुलेशन थी लगभग 52 करोड़ जो देश की जनसंख्या, आज देश की जनसंख्या लगभग 3 गुना है, 140 करोड़। तो अगर आप आज कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे तो ये दिनों पर दिन आप इस महंगाई को, जहां पर 11 करोड़ खर्च होता था वहां 1798 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास खर्च हो रहा है, ये आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार दुगुना हो जाएगी खर्चे की। और ठीक है, जैसे इसमें अभी उन्होंने बताया जैन साहब ने, इसमें जो जो समस्याएं आएंगी, जैसे मान लीजिए किसी सांसद की मृत्यु हो जाए या उस तरह का हो जाए, तो वहां पर जो इलेक्शन होंगे वो भी जो उनका पीरियड बचा होगा उसी के अंतर्गत होंगे। तो इस तरह के जो भी पहलू हैं तो अभी इनको स्टार्ट किया गया है, अभी एक चर्चा स्टार्ट हुई है, एक कमेटी का गठन हुआ है, उसमें सारी पार्टियों को शामिल होकर के देश हित के लिए क्या इसके अंदर और अपना योगदान कर सकते हैं उस पर बात करनी चाहिए।
कोई किसी प्रकार से कोई तानाशाह नहीं है इसके अंदर। ये देश की जनता के लिए कार्य हो रहा है, देश के हित के लिए कार्य हो रहा है। इसमें प्रशासनिक जो आपकी व्यवस्था होगी वो कहां तक सुधरेगी? आप समझिए, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि इतनी पुलिस हर जगह आप चुनाव के अंदर लगा देते हैं, प्रशासनिक तौर पे हर जगह। फिर अभी आप बिहार की बात कर लीजिए, आप लोग बंबई में तो इकट्ठा हैं, मुंबई में तो इकट्ठा हैं, लेकिन बिहार के क्या हाल है, पश्चिम बंगाल के क्या हाल है, राजस्थान के क्या हाल है? आपको अपने प्रदेशों की चिंता नहीं है, लेकिन जब यह कानून आएगा तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति अपने प्रदेशों की ओर भागेगा। वो कूद करके नहीं आएगा सेंट्रल में कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, सबको दावेदारी पेश करनी है। वो जाएगा अपने स्टेट में, राजस्थान का राजस्थान में काम करेगा, बंगाल का बंगाल में काम करेगा, बिहार का बिहार में काम करेगा। और जब ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो जब एक डिसीजन आएगा वो संविधान के अंदर ही आएगा, कोई संविधान के बाहर नहीं आएगा। और जो संवैधानिक रूप से इसके अंदर आप ये देख लीजिए, जितनी भी पार्टियां हैं, अभी मैं बता रहा हूं निश्चित रूप से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति जता देगी, कहीं ना कहीं। समाजवादी पार्टी पहले से ही इसमें रही है, रामगोपाल यादव जी ने इसका किया है, और बाकी पार्टियां जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, वो मचा है। देखिए क्या होता है, परिवार की पादुका लेकर परिक्रमा करने वाली पार्टियां ये टेक्निकल चीज को समझना नहीं चाहती हैं, वो जनता के हित की बात, देश के हित की बात नहीं समझना चाहती हैं। अभी तक आप एक बात बताइए, डीबीटी एक हमारे यहाँ सिस्टम आया, इसके पहले जनता के जो पैसे ट्रांसफर होते थे छात्रवृत्ति क्या उसके, वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होते थे, मीडिएटर होता था बीच में। आज डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी टेक्नोलॉजी का आपको फायदा मिल रहा है ना, देश की जनता को फायदा मिल रहा है ना, नोटबंदी के बाद देश की जनता को फायदा मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार से जो चुनाव प्रक्रिया है इसके अंदर सुधार होगी तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया के अंदर आज की डेट में जो भी हम संशोधन कर सकते हैं उसके लिए सभी पार्टियों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए, देश हित के लिए प्रयास करना चाहिए, जनता के हित के लिए प्रयास करना चाहिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये कंप्लीट होगा प्रोसेस तो कहीं ना कहीं जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। एक ही तय समय में जब आपके लोकसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव होंगे तो जिसकी सरकार आएगी उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, कि भाई आपको न्यूनतम 5 साल दिया जा रहा है, 5 साल के अंदर आपकी सरकार नहीं गिरेगी। या जैन साहब ने जैसे भी बताया कि अगर उसमें राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो 4 साल अगर बाकी हैं, 3 साल बाकी हैं तो राष्ट्रपति शासन चलेगा। ये टेक्निकल पहलू है। क्या राजनीतिक पार्टियों को और खासकर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को क्या अपनी जवाबदेही से डर लग रहा है? नहीं, जवाबदेही तो देश की जनता चाहती है कि देश की सरकार दे। जो नोटबंदी के अभी हमारे साथी बखान कर रहे थे, नोटबंदी के फायदे हम उस पर डिबेट नहीं करना चाह रहे। और दूसरी बात देखिए, जैन साहब हो या कोई हो, समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम कितने अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। दूसरी बात, शिवम त्यागी जी ने कहा कि ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, तो साहब सबसे, और आपने विज्ञान की भी बात की, तो ये विज्ञान की टेक्नोलॉजी, ये ईवीएम का ज्ञान आपने सुषमा स्वराज जी को क्यों नहीं दिया था पहले, एडवाणी जी को क्यों नहीं दिया था? इस देश में ईवीएम पहले विरोध करने वाला अगर कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप भूल गए शायद इतिहास। फकरुल जी, जनता से जुड़ी बातों की भी बात कर लेते हैं। तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो राजनीतिक पार्टियां शुरू करती हैं। आप सत्ता में रहे हैं फकरुल जी, आपकी पार्टी सत्ता में रही है, तो आपने तमाम जो योजनाएं शुरू की, और रामगोपाल वर्मा अगर 19 में कह रहे हैं कि वो सहमत हैं इससे, एक देश एक चुनाव से, तो आज वो संकट क्या है? आखिर आपके नेता है ना, उनकी एक राय है। देखिए समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा कि अगर एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, हम तब सहमत हैं जब आप रीजनल पार्टियों को समाप्त नहीं करिए। शिवम त्यागी जी कर पाएंगे, अभी तो कमेटी बनेगी, उसकी सिफारिश आएगी, या इनको पहले से पता है? और दूसरी बात, हमारे शंकर जी कह रहे थे, हम उनको सुन रहे थे कि 3 साल का राष्ट्रपति शासन लगा दे। अरे भैया, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद आप एक बिल लेके चले आते कि नहीं हम अपने ही डंडे से दिल्ली की सरकार को चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, आप कहते हो नहीं साहब हम तो इसको नहीं मानेंगे, आप कहते हो नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी कमेटी में रहेंगे, एक मंत्री कमेटी में रहेंगे, तब विपक्ष के नेता रहेंगे, बहुमत हमारा रहना चाहिए, लेकिन सवाल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने ईवीएम की कही कि इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम सामने रखी, विपक्ष को चुनौती दी, तो साहब इलेक्शन कमीशन ने जब चुनौती दी तो कहा कि बिना छुए, बिना पास जाए इसको हैक कर दीजिए, इसमें गड़बड़ी बता दीजिए। तो भैया, आपकी ईवीएम को बिना छुए, बिना पास जाए, कैसे हम उसमें गड़बड़ी बता दें? इसलिए शिवम त्यागी जी थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए, और जब आप दूसरों का आरोप लगाइए विज्ञान का दूसरा, तो आप कम से कम अपने नेताओं के पुराने बयान याद रखिए। एडवाणी जी अभी हैं, उनसे पूछ लिया कीजिए। सुषमा स्वराज जी तो नहीं है दुनिया में, लेकिन सबसे पहले ईवीएम का विरोध करने वाला अगर कोई दल था वो भारतीय जनता पार्टी था। इसलिए किसी पे उंगली दिखाने से पहले आईना खुद देख लेना चाहिए।
जी शिवम जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं फकरुल जी कि बिल्कुल मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि आपका ईवीएम को लेकर सवाल गलत है। मैंने सवाल पर नहीं सवाल उठाया है, मैंने कहा है कि अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए, अपनी सारी चिंताओं के लिए, अपनी सारी दिक्कतों के लिए आपके पास तमाम ऐसी बॉडीज है जहां जाकर आप अपना सवाल उठा सकते हैं। और अगर लगता है कि आप चुनाव आयोग के सवाल जवाब से अभी भी संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद भी इस देश में कोर्ट है, वहां पर जाकर अपना सवाल उठाइए। मैं फिर से कहता हूं, इस देश में हर चीज पर सवाल उठाए, और सवाल उठना कोई बुरी बात नहीं है। जब राजीव जी के समय में कंप्यूटर आया था उस दौरान भी मैं तो कहता हूं विपक्ष में होते हुए बहुत सवाल उठे थे, कोई बात नहीं, सवाल उठने चाहिए, लेकिन उनको जब उनके तर्कसंगत जवाब आ जाए तो कम से कम तब तो उनको स्वीकार कर ही लेना चाहिए। या फिर यूं कहिए कि अगर किसी चुनाव में आप हैं और चुनाव के नतीजे आपके आ गए हैं तो उस पर तो आपको कहीं ना कहीं संशय नहीं होना चाहिए। और इस देश में लगातार ऐसा हुआ है। और एक अंत में एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ है हरिशंकर जी, एक तरफ है सौरभ दुबे जी। उन्होंने एक डॉक्टर होने के नाते जो है बार बार इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये वो वाले पेशेंट है। मैं रीमा जी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक हमारे फकरुल जैसा व्यक्ति जो है एक डॉक्टर के पास गया कि सर मैं जहां भी जाता हूं, जहां जहां भी हाथ लगाता हूं ना, सब जगह दर्द है। मैं हाथ में हाथ लगाता हूं, मैं पैर में हाथ लगाता हूं, सर में हाथ लगाता हूं, कमर में हाथ लगाता हूं, जहां भी हाथ लगाता हूं वहां दर्द है। डॉक्टर ने कहा पकड़िए इसको, पकड़िए, इसके हाथ में इंजेक्शन लगाइए, इसके हाथ में दर्द है, उंगली में दर्द है इसके। इनकी सोच में प्रॉब्लम है, ये उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। दिक्कत ये है कि हम कहते हैं कि आप वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कीजिए, ईवीएम खराब है। हम कहते हैं कि आइए 370 हटाइए, नहीं नहीं आप तो चुनाव नहीं कराना चाहते। हम कहते हैं कि देश में एक ही समय में चुनाव हो जाए, तमाम तरह की चीजें बेहतर हो जाएं, नहीं नहीं आप तो इस देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, तर्क संगत में बड़े सम्मान से पूछना चाहता हूं, एक वन नेशन वन इलेक्शन में तानाशाही कहां से होगी? वोटर वही वोट डालेगा, विधायक को विधायक की वोट मिलेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा सांसद को वोट डालेंगे, डलने के बाद वो रिजल्ट आने हैं, उसके बाद जो जीतेगा वो बन जाएगा। बस फायदा अगर कुछ होगा, कोई अगर टीचर्स है जो दिन रात इधर उधर बच्चों को छोड़कर जो है इलेक्शन ड्यूटीज में रहते हैं वो ऑफ ड्यूटी हो जाएंगे, उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर इस देश की फौज तमाम जगह पर डिप्यूट करनी पड़ती है, उनकी जिम्मेदारी एक ही बार में समाप्त हो जाएगी। हमारे देश में जो इलेक्शन में मनी फ्लोट होता है कहीं ना कहीं उससे हम बच जाएंगे। इन सब चीजों से पॉलिटिकल पार्टी को क्या नाराजगी हो सके? भाई है ना कि बस उंगली में दर्द है, इनको यहां लगा हुआ है कि नहीं नहीं मोदी जी ने जो बोला है ना विरोध करना है उसका, चाहे वो कुछ भी हो तो ये विरोध करेंगे। फकरुल जी जी जवाब दें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। रितु जी, पहली बात तो इस देश में वोटर लिस्ट ये एक नहीं कर पाए। लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग है, प्रधानी के चुनाव की वोटर लिस्ट अलग है। फकरुल जी वोटर लिस्ट भी एक हो जाएगी। आप अगर चुनाव सुधारों की तरफ की बात कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया उधर ही जाएगी, ये प्रक्रिया उसी तरफ बढ़ेगी जो चिंता आपकी है। ठीक है रितु जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फिर इन्होंने कहा कि देश में न्यायपालिका है, आपको किसी कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई नहीं सुन रहा तो न्यायपालिका चले जाइए। साहब न्यायपालिका दिल्ली सरकार भी गई थी, न्यायपालिका तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी गए थे, क्या हुआ? वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आपने क्या करने का काम किया? इसलिए कम से कम शिवम त्यागी जी, फकरुल जी सवाल ये है कि ये तानाशाही कैसे है? एक देश एक चुनाव, क्यों आपको तानाशाही लग रही है? नहीं रितु जी, तानाशाही शब्द किया समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि ये चुनाव सुधार है, इसको चुनाव सुधार कहते हैं सर। जब बैलेट पेपर से वोट दिए जाते थे फकरुल जी, जब बैलेट पेपर से वोट दिए जाते थे तो आप भी जानते हैं तमाम राज्यों में क्या हिंसा होती थी। और बहुत दूर मत जाइए, उस राज्य से निकल के आप पश्चिम बंगाल अगर जाएंगे तो वहां भी आपको पता चलेगा। तमाम ऐसे राज्य हैं और नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि समस्याएं बिल्कुल मतलब सामने थी, वो उन समस्याओं का हल था। ये चुनाव सुधार है। आप उसको तानाशाही कह रहे हैं, आप उसको नकारना चाहते हैं। रितु जी, मैंने तानाशाही शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आप पूरी डिबेट देख लीजिए ना। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी एक चुनी हुई सरकार के विधायकों को तोड़ने का काम करती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? आप तो चुनी सरकारें तोड़ लेते, वहां पे दोबारा से इलेक्शन होता है, वो सुधार की बात शिवम त्यागी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको राजनीतिक लाभ है। उत्तर प्रदेश में आप घोसी में विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां आपने एक विधायक को तोड़ लिया, वहां चुनाव की सुधार की बात नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधि कानून में कोई बदलाव नहीं करेंगे। फकरुल जी आपका जवाब शिवम देंगे, लेकिन उससे पहले विजय कौशिक जी के पास जाना चाहूंगी। विजय कौशिक जी, जब आप सवाल खड़े करते हैं, जब आप अपनी आपत्ति एक चुनाव एक देश पे खड़ी करते हैं, तो सवाल ये होता है कि कांग्रेस की सरकारें रही इतने लंबे समय तक इस परंपरा को आपने चलाया, तो वो क्या कोई स्वार्थ था उसमें जो आज ईमानदारी थी, जो आज स्वार्थ दिखाई दे रहा है? जी
उस समय ईमानदारी थी, सच्चाई थी, इसलिए हमने इन व्यवस्थाओं को चलाया। आज वो चीजें नहीं है। और फिर उस व्यवस्था को क्यों बंद किया? विजय जी सुनिए, आप सत्ता में रहे हैं उस समय ही ये वन नेशन, नहीं आपको बोलने दूंगी मैं, मेरा सवाल सुन लें उसके बाद आप अपना जवाब दें। आप अगर 1967 से 1969 तक में कई विधानसभाएं भंग की जाती हैं और उसके बाद 70 में लोकसभा भंग की जाती है और फिर यह परंपरा टूटती है, तो सत्ता में कौन सी पार्टी रही? राजनीतिक सबसे ज्यादा राजनीति में और सत्ता पर रही कांग्रेस। फिर कांग्रेस ने इस परंपरा को शुरू क्यों नहीं करा, जिस परंपरा को उसने एक तरह से लगभग 52 से लेकर 69 तक चलाया? जी, पहली बात, किसी व्यवस्था में कोई खामियां आ जाती हैं तब उनके ऊपर विचार होकर वो काम होता है। जिस समय की जैसी परिस्थितियां थी कांग्रेस ने उस हिसाब से काम किया, लेकिन हमने जो काम किया देश हित में किया, ईमानदारी से काम किया। अभी भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि भाजपा की असली बीमारी दिमाग में है, यही हम कह रहे हैं। जैसे आज मोदी जी अगर बीमार हो जाएं और डॉक्टर उनसे कहे कि आप इन महंगी गाड़ियों को छोड़ दीजिए और पैदल चला कीजिए, तो ये भाजपा के लोग उस डॉक्टर के कपड़े कहकर फाड़ देंगे कि भाई देखिए मोदी जी को पिछड़े युग में ले जाने की बात कर रहा है, जबकि सबको मालूम है पैदल चलने से या साइकिल पर चलने से स्वास्थ्य ठीक होता है। तो इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर पर हो, ताकि क्योंकि आज जो माहौल है आप ये देखिए, एटीएम हैक करके उसमें से पैसे निकाल लिए जाते हैं, लोगों के क्रेडिट कार्ड हैक करके उसमें से पैसे निकाल लिए जाते हैं। विजय कौशिक जी इस बात से बच रहे हैं कि देश में जितनी ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह से शुरू करें, ये पार्टियां कभी ना कभी कांग्रेस के साथ रही हैं। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो निकले और उन्होंने अपना एक क्षेत्र एक तरह से छत्र बनाया, अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बनाई, जिसने कांग्रेस को कमजोर करा और फिर कांग्रेस इसमें नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने इस परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज जब शुरू हो इस पर अगर विचार किया जा रहा है तो कांग्रेस के संकट दूसरे हैं, देश संकट नहीं है आपका, तो आपको देश की चिंता नहीं हो रही है। इस व्यवस्था के टूटने के बाद आप बताएं, पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक पार्टी है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? रेतु जी, सरकार इस मामले पर देश की जनता को गुमराह कर रही है। अगर एक खर्चा बचाने की बात कर रहे हैं तो मोदी जी घोषणा कर दें कि भाजपा के विजय कौशिक जी के पास तो कोई तर्क वाली बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिना बिल्कुल बातें इनकी तर्क विहीन है। आप ये देखिए कि अभी इन्होंने बोला देश का प्रधानमंत्री गाड़ी छोड़ करके साइकिल से चले। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या साइकिल से चलते थे? उसको लेकर कोई चर्चा कांग्रेस के देश के प्रथम, आपके सुनिए, आपकी पार्टी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या साइकिल से चलते थे? आप कुछ तर्क तो रखिए, देश का प्रधानमंत्री साइकिल से चलेगा? और क्या महंगी गाड़ियां उनके घर की गाड़ियां हैं? वो सरकारी गाड़ियां हैं। इतनी समझ आप प्रवक्ता है कांग्रेस की, इतनी समझ आपको होनी चाहिए विजय जी। रही दूसरी बात, बिल्कुल ठीक कहा अभी आपने रेतो जी कि देखिए कांग्रेस जो पहले की पार्टी थी उसके पास बड़े बड़े नेता लोग थे, बड़े बड़े नेता लोग जब वहां से खत्म हुए तो उन्होंने टूट करके अपनी पार्टियां बना ली। आज वही कांग्रेस के लोग टूट करके दूसरी पार्टियों में, वो दूसरी पार्टियों का जन्म हो चुका है। तो कांग्रेस कहीं से भी ना अपने वोटर को बचा पा रही है, ना ही अपने राजनेताओं को बचा पा रही है। अभी स्थिति इनकी असमंजस इतने में है, कश्मीर पर आप ध्यान कीजिए, जब 370 हटाने की बात थी तो कहते थे 37 से हटाते ही भूचाल आ जाएगा। 370 तो बहुत बड़ी बात है, 1 मिनट के अंदर 370 हटाया गया। और आज वही कश्मीर जहां पर इनके राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी उस लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए जाते हैं, जहां पर लोग पहले कभी जा नहीं सकते थे भय के कारण। वहां पर इनके राहुल गांधी जी दूसरी बार अपना झंडा फहरा करके आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कौशिक साहब, आप पहले अपना इतिहास और भूगोल पढ़ लीजिए और देश की जो तरक्की है, हम ये भी कह रहे हैं कि हम इनकार नहीं रहा कि कांग्रेस का सपोर्ट नहीं रहा है। जो पहले की पार्टियां रही हैं उन्होंने भी विकास किया है, लेकिन जो विकास की गति थी वो बहुत धीमी थी। आज देश तरक्की कर रहा है, देश के अंदर नई नई चीजें अपडेट हो रही है। उसी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया जो है उसके अंदर संशोधन होना बहुत जरूरी है और उससे आपकी पार्टी को भी फायदा है, भाजपा को भी फायदा है, लगभग जितनी पार्टियां हैं सबको, क्योंकि वो देश हित में आएगा, जनता के हित में आएगा, महंगाई कम होगी। ये टेक्निकल बातें आपको समझनी पड़ेंगी। डिबेट में आने के पहले टेक्निकल बात को आप समझिए, आप सिर्फ तर्क लेकर के यहाँ मत बैठिए कि प्रधानमंत्री को अगर साइकिल से चलना चाहिए, महंगी गाड़ी छोड़ देनी चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले, मुझे पता है अभी समाजवादी वाले ने बोला, इन्होंने प्रवक्ता ने कि हमने नहीं बोला तानाशाह इन्होंने बोला
तो भाई आपके गठबंधन ही तो है। आप बॉम्बे में बैठे हुए हैं, बहुत सारी नीतियां बना रहे हैं बैठ करके, और अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं से आप सहमत नहीं होते। वो तानाशाह कहते हैं, आप कहते हैं नहीं है, वो कहते हैं हमको मान्य नहीं, आप कहते हैं हमें मान्य है। देखिए कहीं ना कहीं आप एक बात मान लीजिए कि आपके कहने से और आपके विरोध करने से जनता हित के कार्य और देश हित के कार्य कतई नहीं रुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हित में जो भी कार्य होगा और जो भी कड़े फैसले होंगे उसको सख्ती के साथ, लेकिन सबको मिला करके समन्वय के साथ नीति बनाएंगे और जनता के भलाई के लिए एक देश एक चुनाव, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी, अभी मैंने बोला, उन्होंने टाल दिया प्रश्न को। राम गोपाल यादव जी ने 2019 में स्पष्ट रूप से बोला था कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाए, सिर्फ पक्ष वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाए। मैं आपको दिखा दूंगा यूट्यूब पे कोट करके अभी सारी चीजें, लेकिन आप बड़े शांति से उस चीज का बैठ गए कि नहीं भी हम समर्थन तो करते हैं, लेकिन एक बात बताइए विधानसभा का कैसे चुनाव होगा लोग, अरे उसके ऊपर नीति बनेगी ना, आप लोग की पार्टी भी बैठेगी ना, शामिल होंगे ना। अभी जैन साहब भी कुछ बता ही रहे हैं, ये आपके कौशिक साहब बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, शिवम जी बता ही रहे हैं, तो सारे लोग मिलकर के एक व्यवस्था बनेगी, एक प्रक्रिया तैयार होगी, उसके अंदर उस प्रक्रिया का लाभ सबको मिलेगा, सारी पार्टियों को मिलेगा। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अभी से आप उतावले हो रहे हैं, अरे अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा का क्या होगा, ये हम नहीं तय करेंगे, ये वो कमेटी तय करेगी जो कमेटी बन रही है। पूर्व राष्ट्रपति जी जिसके चेयरमैन बनाए गए उनके अंदर में कमेटी बन रही है, वो कमेटी तय करेगी। निश्चित रूप से उसके अंदर सभी पार्टियों के लोग होंगे और जो लोग होंगे वो बुद्धिमान ही होंगे, कहीं से भी मूर्ख व्यक्ति नहीं होंगे, वो देश हित के लिए कार्य करेंगे। विजय कौशिक जी, अभी समिति जो गठित हुई है उसके सदस्यों के नाम भी सामने नहीं आए हैं, अभी उनके नाम सामने आएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, कब तक समिति को अपनी रिपोर्ट देनी है, उस पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो ये एक विचार करने वाला एक तरह से एक बड़ा सवाल है, देश हित में सवाल है, उसको लेकर जिस तरह से आप लोग जी भाजपा का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा स्पष्ट है। इन्हें ना किसी की सलाह चाहिए ना ये किसी की मानते हैं। कृषि बिलों का उदाहरण देख लीजिए, अपनी मर्जी से लागू कर दिए, फिर अकेले मोदी जी प्रकट हो गए जनता के सामने, बोले भाई मैं लोगों को नहीं समझा पाया, तो भाई पहले क्यों नहीं समझाया था। इसी तरीके से चाहे जीएसटी की बात हो, विजय कौशिक जी, 1 नेशन 1 जीएसटी, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो पेट्रोल डीजल क्यों नहीं है उसके अंदर कार्ड, मुझे ये बताइए। देश को वन टैक्स व्यवस्था के नाम पर कई टैक्स व्यवस्था याद रखिए, लूट रहे देश को। इसमें आपत्ति क्या है? इनमें से किसी भी चीज में अगर देश एक तरह से अगर चलता है, अगर कई निर्णयों के साथ नहीं चलता है, तो इसमें आपत्ति क्या दिखाई दे रही है? बड़ी आपत्ति क्या है? आपत्ति बता तो रहूंगा कौशिक जी, क्योंकि जो इनका जो छद्म रूप है वो हमारे लिए आपत्ति है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे और 2 करोड़ रोजगार छीन लेते हैं। इन्होंने कहा 370 हटाएंगे, 370 हटा दिया, राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। नहीं सुनिए ना, ये जनता से जुड़े हुए कोई अहम मुद्दे नहीं थे, इससे जनता को क्या फायदा हो गया? क्या मुझे मोदी जी बताएंगे कि देश के कितने लोगों ने कश्मीर के अंदर मकान खरीद कर बना लिए हैं, प्लॉट खरीद कर बना लिए हैं? बताइए मुझे। कौशिक जी, अब कश्मीर की बात आपने की है, अब कश्मीर की बात आपने की है ना, 370 हटने से पहले, 35A हटने से पहले कितने तमाम ऐसे संवैधानिक कानून थे, तमाम प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। वहां की महिलाओं का उत्पीड़न आपने देखा है, न उन्हें नौकरियां मिलती थी वहां के बच्चों को, न उनकी अगर शादियां हो जाएंगी तो उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं है। लेकिन मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ एंटी करप्शन कानून आपका लागू नहीं होता था कश्मीर में, आप समझ रहे हैं? 370 हटने से क्या हुआ है देश में, जम्मू कश्मीर में किस तरह का बदलाव हुआ है देश की सरकार में? शिवम जी, क्या ये सोच है, क्या ये सोच है कि ऐसे भी बड़े कदम का सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना? क्योंकि यहां तक कि कश्मीर तक की अगर जिक्र करना कि कश्मीर में भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये ऐसा लगता है कि जो बदलाव हो रहा है वो शायद दिख नहीं रहा या देखना नहीं चाह रहे। दर्द उंगली में है, कहीं और दर्द नहीं है, इनको विरोध करना है, ये तय है और ये उसको करते ही चले जाएंगे, विषय चाहे कोई भी हो। बीच में मत बोले, आप 5-6 मिनट बोले, नहीं आप कौशिक जी, आप 5-6 मिनट बोले, मैं नहीं बोल रहा था बीच में, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मत बोलिए, अपने समय पर बोलेगा। दूसरा, मैं बड़े इंपॉर्टेंटली एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर विषय यही है
कश्मीर में जब मेरे देश के फौजियों के ऊपर, मेरे देश की सेना के ऊपर बम फेंके जाते थे, उनको घेर लिया जाता था, पत्थरबाजी की जाती थी, वो तस्वीर बदलकर आज वहां पर लाल चौक पर जो है तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। एक आतंकवादी का भाई ओपनली आकर जो है तिरंगा झंडा लगाकर कहता है कि हम हिंदुस्तान में मिसकंसेप्शन में थे, अब चीजें बेहतर हैं, सब बहुत अच्छा है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से, वो बदलाव नहीं देखना चाहते ना। एक व्यक्ति जिसकी आंखें ना हो सकता है आप उसका इलाज करके उसकी आंखें ठीक कर दो और वो देखने लग जाए, लेकिन जो एक आदमी आंखें ना होने का और ना देख पाने का नाटक कर रहा हो, उसने तो कभी देखना ही नहीं है। ये तो उस नाटक करने वाली कैटेगरी में है, इनको बदलाव दिखाई ही नहीं देता। ये कहते कुछ नहीं हुआ, कश्मीर में क्या बदला? कश्मीर में किस तरीके से दलितों का हालत थी, किस तरीके से दलितों का बच्चा अगर लॉ भी पढ़ ले तो सिर्फ उसको झाड़ू लगानी पड़ती थी, उसको नौकरी नहीं मिलती थी। ये बदलाव इनको दिखाई ही नहीं देता। राम मंदिर से कहते हैं कि हिंदुस्तान में क्या बदल गया राम मंदिर से? कमाल की बात है, नाम है कौशिक और कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या बदल गया। अरे राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस देश के, आपने कहा प्लीज, आपने कहा इन लड़कों से क्या बदल गया, बीच में मत बोलिए, मैंने ये रिक्वेस्ट है आपसे, बीच में मत बोलिए। हाँ, जनता का फायदा ही बताता हूँ, आम जनता का क्या फायदा हुआ बता देता हूँ आपको। अच्छा, राम मंदिर से कोई फायदा नहीं हुआ आम जनता का? कोई फायदा नहीं हुआ। कहाँ चले गए ये विदेश? बीच में लड़ना नहीं चाहता ऋतु जी, क्योंकि मैं स्काइप से जुड़ा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं है कि मैं बीच में चल रहा हूं। आप भी बोलने दीजिए मुझे, आप बोलिए। आपको सुनिए कौशिक जी, यही आपकी प्रॉब्लम है, यही आपकी पार्टी के डीएनए की प्रॉब्लम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर से क्या बदला उनको वही समझ में नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे ऋतु जी आप उनको बीच में नहीं रोकेंगे, मैं रिक्वेस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या तरीका शिवम जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। हमारे पास समय है, समय की कमी अभी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बात कर लेने दीजिए। जी कहिए। हिंदुस्तान की सांस्कृतिक आजादी में इस देश में हजारों हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 90 से लेकर और 135 साल तो मुकदमा ही चला, खैर उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन 480 साल जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम टेंट में रहे। आज जब उनका मंदिर बन रहा है और हिंदुस्तान सांस्कृतिक आजादी की तरफ जा रहा है, तो कांग्रेस वाले कहते हैं इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है मिस्टर कौशिक? आप अपनी दादी से जाकर पूछिएगा, अपनी पिछली 4 जनरेशन से जाकर पूछिएगा जिन्होंने राम को सिर्फ टेंट में देखा, फिर बीच में आ गए। ये क्या तरीका है? पूछिए ना, पूछिए, मैं तो कहता हूँ पूछिए। ऋतु जी पूछिए ना, हम पूछिए। ऋतु जी क्या है? मैं नहीं बीच में बोल रहा था ना, क्या आप निजी कमेंट नहीं कर सकते शिवम भाई? विजय कौशिक जी, जी शिवम, मेरे घर वालों से भी आकर, मेरी दादी से भी आकर पूछिएगा कि क्या फर्क है, लेकिन फर्क आपको नजर आएगा नहीं ना, क्योंकि आपकी तो आंखों पे पट्टी है, आपने तो बदलाव देखना ही नहीं है। खैर मैं आगे आना चाहता हूं, यहां पर विषय सिर्फ इतना सा ही है, देश हित में 370 हटाओ, इनको नहीं दिखाई देता। देश हित में 3 तलाक हटाओ, इनको दिखाई नहीं देता। देश हित में राम मंदिर की बात करो, इनको दिखाई नहीं देता। देश हित में 4 करोड़ मकान बनाओ, इनको दिखाई नहीं देता। देश हित में 12.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाओ, इनको नहीं दिखाई देता। देश हित में कश्मीर के सारे हालात बदलना है, इनको दिखाई नहीं देता। देश हित में 20 से ज्यादा वंदे भारत चल जाए तो उन पर पत्थर ही मारना है, इनको विकास नहीं दिखाई देता। अपने आप पूरा जीवन वो चेन से बंधे हुए मग्गे वाली ट्रेन में बिता दिया इन्होंने। आज इनको बनने का बदलाव नजर नहीं आता। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि बदलाव देखना पड़ेगा आपको। बदलाव जब तक देखेंगे नहीं, जब तक दिखेगा नहीं कौशिक जी, और बेकार ही आप अपना उधर समय व्यर्थ कर रहे हैं। इधर राम की तरफ आइए, तभी कुछ दिखाई देगा, तभी ये उजाला आपके दिमाग तक पहुंचेगा। एक चुनाव को लेकर सरकार ने समिति का गठन किया है, हालांकि इससे पहले ही 2015 से एक पूरी प्रक्रिया इस पर जारी है, जिसमें सिफारिशें तमाम की गई हैं और वो तमाम कारण बताए गए हैं जिन्हें लेकर देश को एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए। और 2022 में भी विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रयास पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, नौकरशाहों, एक्सपर्ट्स सहित हितधारकों की राय ली थी। एक बार फिर समिति का गठन किया गया है। समिति में कितने सदस्य हैं, समिति को कब अपनी रिपोर्ट देनी है, इन तमाम मुद्दों पर भी बात साफ होनी है। लेकिन एक बात जरूर है कि विशेष सत्र की घोषणा के बाद ही एक देश एक चुनाव के लिए समिति के गठन ने तमाम विपक्षी दलों को, राजनीतिक पार्टियों को जरूर ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि 18 से 22 तारीख का जो विशेष सत्र है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है, क्या किसी एक एजेंडे पे, या फिर सरकार अपने कई ऐसे तमाम उन पहलुओं को लेकर या फिर जनता से जुड़े, हितों से जुड़े उनके बिलों को लेकर सामने आ सकती है इस विशेष सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी तक के लिए धन्यवाद। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।